नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अपनी चल रही है यहाँ राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान जीके। आज पेपर संख्या 26 है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज है राजस्थान का पर्यटन। इस पर्यटन में कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन भी हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है, उस तरह के नए जो क्वेश्चन हैं वो मैंने राजस्थान के पर्यटन में डाले हैं। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताते रहें। साथियों, मैं एक ही क्वेश्चन के साथ कम से कम 5-7 क्वेश्चन और तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि पेपर में क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेपर क्वेश्चन की जो संख्या है वो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला सौर्य उद्यान है? देखिए, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहां दिया है, ध्यान से पढ़ें। जब भी दोस्तों आप एग्जाम दें, कम से कम सबसे पहला आपका काम यही है कि आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला सौर्य उद्यान है। कौन सा स्थान है जहां देश का पहला सौर्य उद्यान, सौर्य मतलब सेना से संबंधित, किससे संबंधित है? सेना से संबंधित नई जानकारियां, वीर शहीदों की गाथाएं आपको कौन से उद्यान, कौन से सुरक्षित क्षेत्र में मिलेगी? ये कहाँ है भारत में? तो दोस्तों, ये भारत में है, राजस्थान में। भारत में कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राजस्थान के कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। वैसे भी झुंझुनू को वीरों की धरती, राज्य में सबसे शहीद। झुंझुनू में, राजस्थान की झुंझुनू जिले में एक गांव है और उस गांव का नाम है दोरासर। कौन सा गांव है? दोरासर गांव है। और उस दोरासर गांव में देश का पहला सौर्य उद्यान स्थापित किया गया। देश का पहला जो सौर्य उद्यान है वो राजस्थान में, राजस्थान के कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू के कौन से गांव में? दोरासर गांव में सौर्य उद्यान की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से देश का पहला वंशावली म्यूजियम कहां बनेगा? वंशावली म्यूजियम का अर्थ ये है दोस्तों कि पुरखों के गौरव का दुर्लभ संग्रहालय। राज्य में पुरखों की प्राचीन जो पीढ़ियां बीत गई हैं उनसे संबंधित, उनकी वंशावली से संबंधित जो जानकारियां हैं वो राज्य में कहाँ उपलब्ध होगी? मतलब यहाँ लोगों की अपनी वंशावलियाँ मिलेगी। ये जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम में लोगों की क्या मिलेगी? लोगों की वंशावली, वंश से संबंधित वंशावली जो है वो मिलेगी। ये वंशावली इस म्यूजियम में मिलेगी। ये देश का पहला होगा। और ये देश का पहला कहाँ होगा? तो दोस्तों, देश का पहला राजस्थान में। देश का पहला कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ मिलेगा? जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर में। गुलाबी नगर जो जयपुर है, उस जयपुर में देश का पहला वंशावली म्यूजियम खोला जाएगा। वैसे इस केंद्र की जो नींव है, ये जो वंशावली से संबंधित ये जो शोध केंद्र है, इस शोध केंद्र की नींव जो है वो दोस्तों 21 जुलाई 2018 को रखी गई। कब रखी गई है? 21 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस म्यूजियम की नींव रखी। कहने का मतलब वहाँ इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो देश का पहला वंशावली म्यूजियम है वो जयपुर में होगा, राजस्थान में होगा। ठीक है, और यहाँ लोगों की अपनी वंशावली है, उसकी जानकारियाँ लोगों को प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये संग्रहालय सांस्कृतिक शोध केंद्र का नींव होगी। ये क्या होगा? सांस्कृतिक शोध केंद्र की नींव जो है वो कब रखी गई? 21 जुलाई 2018 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानगढ़ धाम स्थित है। दोस्तों, आप यहाँ इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि यह एक राज्य का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अपन ये कह सकते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए एक राज्य का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। मानगढ़ धाम को किसके रूप में? पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये मानगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों, ये मानगढ़ बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ है? मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी, कौन सी है? आनंदपुरी जो पंचायत है, उस आनंदपुरी पंचायत समिति के कौन सा गांव? आमलिया जो गांव है,
कौन सा गांव है? अम्बलिया गांव। अम्बलिया गांव जो है जो आनंदपुरी पंचायत समिति में है, ये गांव है। और ये गांव दोस्तों कहाँ है? ये बांसवाड़ा जिले में। कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, वहां क्या है कि लगभग औसत 1000 मीटर एक ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, और उस 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी को मानगढ़ धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक क्षेत्र है, या पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र वहां बनेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि ये मानगढ़ जो पहाड़ी है, ये मानगढ़ जो धाम है, ये है, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जलियांवाला बाग। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात ये मानगढ़ धाम, ये स्मारक है। ठीक है, हम इसे शहीद स्मारक के रूप में भी जाने सकते हैं। किसके रूप में? शहीद स्मारक के रूप में भी हम इसे पहचान सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा कि गोविंद गुरु नाम जनजातीय क्षेत्र में एक प्रमुख नेता, प्रमुख व्यक्ति थे गोविंद गुरु, और उन्हीं के नाम से गुरु स्मृति वन गोविंद गुरु जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी वहां पर की जा रही है। वो कहाँ है? वो मानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, वैसे मानगढ़ जो धाम है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। एक तरफ से इसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और एक तरफ से किसकी सीमा लगती है? गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, ये वही गोविंद गुरु हैं जिनका जन्म 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ये वही व्यक्ति हैं जिनका जन्म, गोविंद गुरु जो हैं उनका जन्म 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ये आदिवासियों से जुड़े हुए थे और इन्हीं आदिवासियों के प्रमुख व्यक्ति थे कौन? गोविंद गुरु। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई और उनके साथ लगभग कितने लोग शहीद हो गए थे? लगभग 1500 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्थान बहुत प्रसिद्ध हो गए राज्य में, और वर्तमान में गोविंद गुरु की ऐसी एक, कहने का मतलब एक बहुत प्रसिद्ध कार्य करने की वजह से मानगढ़ धाम को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है वो मानगढ़ धाम जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे स्वर्णिम त्रिभुज की संज्ञा दी जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज तो दोस्तों परिवहन में आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज में तो वही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ने वाली एक 6 लेन वाली सड़क है, वो तो स्वर्णिम चतुर्भुज है। लेकिन यहाँ एक स्वर्णिम त्रिभुज नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्वर्णिम त्रिभुज। तो इस स्वर्णिम त्रिकोण या स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत देखो, त्रिभुज के स्थान पर नाम आ सकता है त्रिकोण। क्या नाम आ सकता है? स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से भी आ सकता है। ये स्वर्णिम त्रिकोण किस तरह बन रहा है दोस्तों? ये स्वर्णिम त्रिकोण इस तरह से बन रहा है कि इसमें 4 स्थान है। एक तो कौन? दिल्ली। एक तो कौन है? दिल्ली। ठीक है, एक तो दिल्ली है। ठीक है, दूसरा कौन है? आगरा, ये यूपी में है आगरा। और एक कौन है? जयपुर। ये इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, जो पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया गया। किसकी दृष्टि से विकसित किया गया? पर्यटन की दृष्टि से इससे विकसित किया गया। और यही एक पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज बनता है कि दिल्ली, आगरा और जयपुर। जयपुर से वापस कहाँ? दिल्ली के लिए एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? स्वर्णिम त्रिभुज। अगर आप भारत के मैप में इन तीनों स्थानों को ऐसे आप जोड़ना चाहें, भारत का मैप लें आप और उसमें तीनों स्थानों को पहचानें, उनको आपस में जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज की जैसी आकृति बनेगी। और इसी आकृति को जो पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है, इसी आकृति को कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। और स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल किया जाता है किसको? जयपुर, आगरा और दिल्ली को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ऊंट महोत्सव निम्न में से मनाया जाता है कि निम्न में से वह कौन सा केंद्र है जहां राज्य में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि ऊंट महोत्सव, और हम बात करें इस तरह से हाथी महोत्सव, इस तरह से वागड़ मेला, दशहरा उत्सव, मेवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, मत्स्य उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, इस तरह से थार महोत्सव, मरु महोत्सव। इस तरह के कुछ पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार कुछ मेलों का आयोजन करती है। राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है। वहाँ कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे लोगों को आकर्षित किया जाता है। मतलब देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे केंद्र बनाए गए हैं।
दोस्तों, राज्य में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से राज्य में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो राज्य में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में। दोस्तों, ये कौन से महीने में? देखो, एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि ऊंट महोत्सव निम्न में से कौन से माह में मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में आया था कि ऊंट महोत्सव निम्न में से कौन से माह में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये राज्य में कहाँ मनाया जाता है? ये बीकानेर में मनाया जाता है। अगर और बात करें दोस्तों, जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। कौन सा? हाथी महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? जयपुर में। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें तो डूंगरपुर है, वहां पर मनाया जाता है वागड़ महोत्सव। वागड़ महोत्सव कि राज्य में कौन सा स्थान है जहां पर वागड़ महोत्सव का आयोजन होता है? तो वह कौन है? डूंगरपुर है। इसी तरह दोस्तों, हम बात करें कि कोटा जो है, कोटा में दशहरा कौन है? कोटा में दशहरा उत्सव हम उसको कह सकते हैं दशहरा उत्सव कि राज्य में दशहरे का मेला या दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कोटा में। हाथी महोत्सव जयपुर में, वागड़ महोत्सव डूंगरपुर में, और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाथी महोत्सव निम्न में से कौन से माह में मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव का आयोजन है वो मार्च के माह में होता है। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। इस तरह पूछ लें कि वागड़ महोत्सव है ये कौन से माह मनाया जाता है? तो वागड़ महोत्सव ये नवंबर के महीने में। कौन से महीने में? नवंबर के महीने में। इसी तरह दशहरा जो कोटा में है ये अक्टूबर माह में। ये कौन से माह में है? ये अक्टूबर माह में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव है ये जनवरी माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें। जयपुर हाथी महोत्सव, डूंगरपुर वागड़ महोत्सव, कोटा में दशहरा उत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। ठीक है, हाथी महोत्सव मार्च के महीने में, वागड़ महोत्सव नवंबर के महीने में, दशहरा अक्टूबर के महीने में, और ऊंट महोत्सव है वो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फरवरी माह में मनाया जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा है, ऐसे कौन सा उत्सव है जो फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है? तो इनमें से देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत है ऐसे, जैसे अलवर महोत्सव, ब्रिज महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और वागड़ महोत्सव। तो दोस्तों, इनमें से जो ब्रज महोत्सव है, ब्रज महोत्सव जिसका आयोजन भरतपुर में किया जाता है। कहाँ होता है? भरतपुर में। और ये कौन से माह में? ये फरवरी माह में आयोजित होता है। कहाँ होता है? फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसी तरह अगर हम दोस्तों बात करें कि अलवर जो महोत्सव है, ये अलवर हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य उत्सव जो है ये अलवर में मनाया जाता है। ठीक है, और ये मत्स्य जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है सितंबर और अक्टूबर में। कब होता है? सितंबर और अक्टूबर माह में अलवर महोत्सव मतलब मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह से मारवाड़ जो महोत्सव है ये जोधपुर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जोधपुर में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है अक्टूबर माह में। कौन से माह में होता है? अक्टूबर माह में। और वागड़ का मैंने आपको बता दिया था, ये वागड़ है ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। और कौन से माह में? ये नवंबर के माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से फरवरी माह में आयोजित किया जाने वाला, तो फरवरी माह में आयोजन जो होता है वह किसका होता है? ब्रज महोत्सव का होता है। ये कहाँ होता है? ये भरतपुर में। अलवर यानी मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर जिले में होता है। ये सितंबर और अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ होता है? ये जोधपुर में होता है। और कौन से माह में होता है? अक्टूबर के माह में होता है। वागड़ जो महोत्सव है ये डूंगरपुर में मनाया जाता है। और कौन से माह में? नवंबर के माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें। एक ये है दोस्तों जो पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? कि राज्य का वह जिला जहां पर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है तो वह कौन सा जिला है? जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। वैसे भी जैसलमेर जो है ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक जिला है और वहीं पर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। वैसे बाड़मेर है ये भी है, लेकिन युद्ध संग्रहालय है वो कहाँ खोला गया? ये जैसलमेर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल
ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा है जो राज्य के पहले हेरिटेज होटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हेरिटेज होटल में एक तो देखो क्या होता है कि राज्य में एक तो प्राचीन जो दुर्ग हैं, प्राचीन दुर्ग या जो किले हैं या हवेलियां जो हैं, या कौन है हवेलियां, उनके संरक्षण के लिए समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए, पर्यटकों को परिचित कराने के लिए इन सभी का इसके तहत संरक्षण किया जाता है। पर्यटकों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत एक हेरिटेज होटल योजना की शुरुआत की गई। मतलब दोस्तों ये है कि सन 1950 से पहले, कब से, सन 1950 से पहले का कोई दुर्ग या कोई किले हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कोई गढ़ हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है कोई हवेली हो सकती है। ठीक है, ऐसे भवन, ऐसे किले या दुर्ग, ऐसे गढ़, ऐसी हवेलियां जिनका निर्माण 1950 से पहले हो चुका था, उन हवेलियों, उन दुर्ग, उन गढ़ों को ही क्या है हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल, राज्य का पहला जो हेरिटेज होटल है ये अजीत भवन है। ये कौन सा है, ये अजीत भवन है। और अजीत भवन दोस्तों कहाँ है, तो अजीत भवन जोधपुर में है। एक प्रसिद्ध स्थान है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह खींवसर पैलेस जो है ये खींवसर में है, खींवसर नागौर में। खींवसर पैलेस कहाँ है, तो खींवसर नागौर में, खींवसर में। सामोद जो हवेली है ये दोस्तों कहाँ है, ये जयपुर में है। ये कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, इसी तरह सरिस्का पैलेस जो है ये सरिस्का अभयारण्य अलवर जो है, अलवर जो है सरिस्का, वहां पर स्थित है सरिस्का पैलेस। अजीत भवन कहाँ है, जोधपुर में। सामोद हवेली कहाँ है, जयपुर में। खींवसर पैलेस खींवसर नागौर में स्थित है। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल जो है ये किसे विकसित किया गया, अजीत भवन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेरिटेज होटल किनको बनाया जाएगा, तो 1950 से पहले की बनी हवेलियां, बने गढ़, बने किले, उनको हेरिटेज होटलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से जिलों में तीसरी सदी ईसा पूर्व से 18वीं सदी के मध्य बने ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने के लिए, ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है उनको संवारने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित, कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित उन स्थलों को संवारने के लिए बुद्धा सर्किट विकसित किया जा रहा है। कौन सा सर्किट है, बुद्धा सर्किट। जैसे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को समझो आप, बड़ा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जिनको कौन सी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व से 18वीं सदी ईसा पूर्व बने ऐसे ऐतिहासिक स्थान जो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उन सभी को संवारने के लिए सरकार एक बुद्धा सर्किट विकसित कर रही है। क्या कर रही है, बुद्धा सर्किट विकसित कर रही है। उसके तहत राज्य के कौन से जिले ऐसे हैं जिनको बुद्धा सर्किट के अंतर्गत जोड़ा गया है, किनके अंतर्गत, बुद्धा सर्किट में। मतलब राज्य के बुद्धा सर्किट में कौन कौन से स्थान आएंगे, तो जयपुर और झालावाड़ जो है, कौन से है, जयपुर और झालावाड़ है। इनमें तीसरी से 18वीं सदी के मध्य बने ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जो हैं उनको बुद्धा सर्किट के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वैसे दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए, मतलब यह जो योजना है इसके तहत सरकार क्या चाहती है, राज्य सरकार चाहती है कि चीन से, जापान से और श्रीलंका से, क्योंकि बौद्ध धर्म की संख्या इन देशों में अधिक है, और एशिया के, दक्षिणी एशिया के कुछ और देश हैं जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, वहाँ कुछ और बौद्ध धर्म को मनाने वाले लोग हैं। उन सभी लोगों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए एक बुद्धा सर्किट विकसित किया जा रहा है। और ये बुद्धा सर्किट राजस्थान में जयपुर और झालावाड़ में है, जो केवल और केवल कौन से धर्म से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो वो बुद्धा सर्किट है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुद्धा सर्किट विकसित किया जा रहा है तो कहाँ, जयपुर और झालावाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए गए मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब हम उसके संबंध में ये कहेंगे दोस्तों, ये मरु त्रिकोण, देखो एक तो आया था थोड़ी देर पहले, एक नाम और भी आया था, उसके संबंध में मैंने आपको बताया है
ठीक है, वो तो एक स्वर्णिम त्रिकोण था। एक तो कौन सा था? स्वर्णिम त्रिकोण। अब मरु, मरु का मतलब आप समझ गए होंगे, मरुस्थल। मरु का मतलब क्या है? मरुस्थल। तो मरु त्रिकोण में निम्न में से कौन शामिल है? नहीं है। तो दोस्तों मरु त्रिकोण में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मरु त्रिकोण में कौन कौन है। तो शुरुआत में जब ये मरु त्रिकोण विकसित किया जा रहा था तब इसमें 3 जिले थे राज्य के। कौन थे? एक तो यहाँ पर स्थित था जोधपुर, एक तो कौन था? जोधपुर। उसके बाद में एक था जैसलमेर, एक कौन था? जैसलमेर। और एक इसके साथ कौन था? बीकानेर। एक कौन था? बीकानेर। जब ये मरु त्रिकोण विकसित किया गया था उस समय जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को शामिल किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इन तीनों में एक और जिला शामिल कर दिया गया जिसका नाम क्या है? बाड़मेर। जिसका नाम क्या है? बाड़मेर। तो वर्तमान में मरु त्रिकोण में ये 4 जिले आते हैं। मरु त्रिकोण में ये 4 जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर, जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो पाली जो है वो मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है और कौन है? जोधपुर भी है। अब देखो त्रिकोण का नाम है ना, तो त्रिकोण में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर शुरुआत में तीनों थे, लेकिन उनमें कौन नहीं था? पाली नहीं था। बाद में इस त्रिकोण में एक और जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है? बाड़मेर, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये अपन ये कह सकते हैं कि राज्य के जो डेजर्ट एरिया है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो पश्चिम का मरुस्थल है, उस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को बुलाने के लिए जापान की एक संस्था है जिसका नाम है JBIC। जो संस्था है ये उस मरुस्थलीय क्षेत्र को एक मरु त्रिकोण के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक केंद्र का विकास किया जा रहा है और उसी का नाम क्या है? मरु त्रिकोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थान पर हाथी गांव बसाया गया? कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां हाथी गांव की स्थापना की गई? कि राज्य में हाथी गांव कहां विकसित किया गया? ठीक है, जोबनेर, आमेर, कुंडा गांव, पुष्कर गांव, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा पुराने नंबर नेशनल हाईवे नंबर 8 और वर्तमान नंबर की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 44, क्योंकि 8 को बदलकर क्या कर दिया? 44 कर दिया, ठीक है। वहां पर हाथियों को एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने के लिए, एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने क्या किया? एक हाथी गांव विकसित किया और वह कौन सा था? कुंडा गांव। कौन सा है? कुंडा गांव। कुंडा गांव को किसकी संज्ञा दी थी? हाथी गांव की। और वहां पर हाथियों के लिए एक प्राकृतिक आवास का निर्माण किया गया, ठीक है। क्यों? ये कब बसाया गया दोस्तों? तो ये हाथी गांव है, ये बसाया गया 19 जून 2010 को। कब बसाया गया? 19 जून 2010 को, ठीक है। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 19 जून 2010 को सरकार ने हाथियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए हाथी गांव का निर्माण किया गया, विकसित किया गया। और वह हाथी गांव है जयपुर का कुंडा गांव। जयपुर का जो आमेर जो है, आमेर के पास स्थित एक गांव है जिसका नाम है कुंडा गांव, वहां स्थापित किया गया, ठीक है। इस तरह के गांव दोस्तों श्रीलंका और थाईलैंड में भी है। हाथियों के प्राकृतिक जो आवास है, ऐसे कुछ गांवों को, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ही जो गांव है वो दुनिया में श्रीलंका और थाईलैंड में भी बसाए गए हैं। और उसी की तर्ज पर भारत के राजस्थान में कि जयपुर जिले के आमेर के नजदीक कुंडा गांव में भी हाथी गांव बसाया गया, ठीक है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका एक राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम क्या है? कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मतलब कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य को स्थान मिला और वह कौन सा नृत्य है? वह कालबेलिया नृत्य है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया गया 2010 में। कब शामिल किया गया? 2010 में, ठीक है। तो इस बात का भी आप यहाँ ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस राज्य में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस ये जयपुर के हाथी गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के हाथी गांव मतलब कुंडा गांव जो है वहां पर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना
की गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में कालबेलिया नृत्य के प्रशिक्षण का केंद्र है, तो राज्य में कालबेलिया नृत्य के प्रशिक्षण का केंद्र है हाथीगांव, जयपुर में है, जिसका नाम है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। ठीक है, और इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का तीसरा रोपवे जिसका शुभारंभ 3 मई 2016 का हुआ, निम्न में से कहां स्थित है? ठीक है, इसका मतलब दोस्तों राज्य में इससे पहले 2 और रोपवे भी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का पहला रोपवे है, ठीक है, तो ये राज्य का पहला रोपवे स्थापित किया गया भीनमाल जालोर में। कहां है? भीनमाल जालोर में। आपने सुना होगा सुंडा पर्वत, और वहां पर स्थित है सुंडा माता का मंदिर। कौन है? सुंडा माता का मंदिर। और वहां पर 20 दिसंबर 2006 को राज्य के पहले रोपवे की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा जो रोपवे है ये उदयपुर में करणी माता का मंदिर है। उदयपुर में क्या है? करणी माता का मंदिर उदयपुर में राज्य के दूसरे रोपवे के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, ये किया गया था 8 जून 2008 को। 8 जून 2008 को विकसित किया गया। ये पहले वाला कब किया गया? 2006 को। और तीसरा जो रोपवे है वो 3 मई 2016 को। 3 मई 2016 को। और ये पुष्कर रोपवे है। ये कौन सा है? ये पुष्कर रोपवे है जो अजमेर में स्थित है, और तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 3 मई 2016 को राज्य के तीसरे रोपवे के रूप में इसे विकसित किया गया। कौन से के रूप में? तीसरा। पहला ये है भीनमाल जालोर में सुंदर माता का मंदिर में स्थित, दूसरा है करणी माता का मंदिर, और तीसरा है पुष्कर अजमेर में तीसरे रोपवे के रूप में इसे विकसित किया गया। कब किया गया? 3 मई 2016 को। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि तीसरे रोपवे की स्थापना कब की गई? तो 3 मई 2016। पहला कब बनाया? 2006। दूसरा कब बनाया? 2008। पहला कहाँ बनाया? भीनमाल जालोर के सुंदर माता मंदिर। दूसरा कहाँ? करणी माता मंदिर उदयपुर। और तीसरा है पुष्कर अजमेर। तीसरा कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के किस जिले में प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना की गई? प्रताप गौरव केंद्र जो है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये मेवाड़ की जो भूमि है, उसी मेवाड़ की भूमि में महाराणा प्रताप जो है उनकी याद में एक प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, ये प्रताप गौरव केंद्र खोला गया 28 नवंबर 2016 को। कब खोला गया? 28 नवंबर 2016 को राज्य के उदयपुर जिले में। कहां पर? उदयपुर जिले में प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना की गई। मेवाड़ के प्रमुख शासक, प्रमुख व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं कि राज्य की एक आन बान शान वाले एक राजा थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। उनकी याद में प्रताप गौरव केंद्र 28 नवंबर 2016 को उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? मतलब पर्यटकों को घुमाने के लिए प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं वहां घूमने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से एक रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। कब? सन 1982 में। कब की गई? सन 1982 में। ये राजशाही जो राजाशाही ठाट बाट है उससे युक्त है। ठीक है, उसका उस गाड़ी का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, ये पैलेस ऑन व्हील्स संचालित कौन कर रहा है? तो भारतीय रेलवे। एक तो कौन है? भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, या अपन कह सकते हैं RTDC। ठीक है, भारतीय रेलवे और RTDC दोनों के सम्मिलित रूप से पैलेस ऑन व्हील जो है उसका आयोजन या उसको चलाने का कार्य किया जा रहा है, जो राजसी ठाट बाट की सुविधाओं से युक्त है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, ये पैलेस ऑन व्हील पहले चलती थी 1982 से ये 2006 तक चली थी मीटर गेज की लाइन पर। कौन सी लाइन पर? मीटर गेज पर। लेकिन 2006 के बाद, कब? 2006 के बाद इसे बड़ी लाइन यानी ब्रॉडगेज लाइन में इसे शुरू कर दिया गया। ब्रॉडगेज में इसे प्रारंभ कर दिया गया सितंबर 2006 में। उसका नाम था पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, इसी तरह से पर्यटकों को घुमाने के लिए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, उसकी शुरुआत भी 2009 में की गई, जो पर्यटकों के लिए
एक महत्वपूर्ण शाही रेलगाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।